नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की चित्रकला टॉपिक पर कंप्लीट डिटेल में चर्चा कर चुके थे। आज अपन राजस्थान कला संस्कृति में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है राजस्थान की भाषाएं और बोलियां। राजस्थान की भाषाएं और बोलियां किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति होती है, कौन कौन से विद्वानों के द्वारा कौन कौन से मत दिए गए हैं, एल.पी. तेरसीतोरी ने क्या बताया है, इसके अलावा अपन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कितने भाग बताए, इन सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, जिसमें अपन को पूछ ले कि राजस्थानी भाषा का विभाग कब बनाया गया था, तो राजस्थानी के संदर्भ में राजभाषा विभाग बनाया गया था 1975 में। कब बनाया गया था? 1975 में, जिसका मुख्यालय रखा गया अपने जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। किस लिए रखा गया था? ये राजस्थानी भाषा से संबंधित राजभाषा विभाग बनाया गया था। उसके बाद में पूछ दे कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। ये अंग्रेजी मने आवे को नहीं, ना हिंदी रो घणो ज्ञान, राजस्थान रा बासिंदा हाँ, राजस्थानी मारी पहचान। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भाई साहब हुए जिन्होंने सबसे पहले राजस्थानी भाषा पर अपने वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और इन्होंने ये कहाँ के थे पूछे आपको कि ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, देखिए अपने राजस्थान या भारत में से भी कोई नहीं था देखो अपने राजस्थानी भाषा पर अध्ययन करने वाला, ये भी बाहर का था। डबलिन आयरलैंड का निवासी था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो कि डबलिन आयरलैंड के रहने वाले थे, इन्होंने राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन पूछे किसने किया है। इनकी पुस्तक थी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इन्होंने 1912 में लिखी थी। इसमें इन्होंने सबसे पहले राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। किसने किया था पूछे, तो अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इनकी पुस्तक कौन सी है? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कब लिखी थी? 1912 में। और इसमें क्या किया था इन्होंने, तो राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले किया था। किसने? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इन्होंने बोला कि राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति है जो शोर सैनी प्राकृत के भी गुजरी अपभ्रंश से बताई है। इन्होंने बोला है कि अपने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है जो शोर सैनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई है। और गुजरी अपभ्रंश से हुई है। मैडम ये तो कुछ समझ ही नहीं आया, आपने क्या बताया है, क्या शोर सैनी प्राकृतन, क्या गुजरी अपभ्रंश, ये मेरे को तो 1% भी समझ नहीं आया। तो इधर देखो, सबसे पहले थे अपने आर्य भाषाएं थी जो कि वैदिक संस्कृत बोलते थे। सबसे पहले वैदिक संस्कृति को भी अपने दो भागों में बांटते हैं, पाली और एक संस्कृत। पाली जो अपन बोलते थे लगभग, और संस्कृत जो पढ़ते लिखते थे वो संस्कृत थी। ठीक है। दो भाषाओं में बांटा गया वैदिक संस्कृति को, पाली और संस्कृत में। और पाली भाषा को भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? शोर सैनी प्राकृत, मगधी प्राकृत और मराठी प्राकृत। मराठी प्राकृत जिसे महाराष्ट्र भी कहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मराठा रहते थे तो इसको मराठी प्राकृत बोलते हैं। शोर सैनी, मगधी और मराठी प्राकृत, ये है अपने पाली भाषा के 3 भाग। इन तीनों में से शोर सैनी प्राकृत है ना, इसके 2 भाग किए गए। कौन कौन से? गुजरी अपभ्रंश और नागरी अपभ्रंश। ये किसके भाग है? शोर सैनी प्राकृत के। कौन कौन से हैं? तो गुजरी अपभ्रंश और नागरी अपभ्रंश। इसमें से भी गुजरी अपभ्रंश के भाग है ना, वो है अपने राजस्थानी और देवनागरी। जिससे देवनागरी हिंदी की उत्पत्ति हुई है, उसी से अपने राजस्थान की उत्पत्ति हुई। देखो, देवनागरी हिंदी की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश, शोर सैनी प्राकृत और पाली भाषा से हुई है। तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो इससे ही राजस्थानी की उत्पत्ति हुई है। राजस्थानी भाषा जिसकी लिपि मूढ़ लिपि कही जाती है, मूढ़ लिपि में राजस्थानी भाषा है जो लिखी जाती है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति ये देखिए, राजस्थानी भाषा किससे हुई है? गुजरी अपभ्रंश से। अपभ्रंश पूछे तो गुजरी अपभ्रंश और शोर सैनी प्राकृत से। गुजरी अपभ्रंश की उत्पत्ति शोर सैनी प्राकृत से। और क्योंकि आपको कथन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोर सैनी प्राकृत से हुई है, तो ये कथन सही होगा क्योंकि शोर सैनी प्राकृत का ही हिस्सा है गुजरी अपभ्रंश। ठीक है। जबकि आपको पूछ ले कि अपने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है जो नागरी अपभ्रंश से हुई है, तो ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि अपने गुजरी अपभ्रंश से राजस्थान की उत्पत्ति हुई। अगर आपको इस स्पेशली नाम देकर के पूछ ले कि एल.पी. तेरसीतोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है जो नागरी अपभ्रंश से हुई है, ये कथन दे दे तो ये सही होगा क्योंकि एल.पी. तेरसीतोरी मानते हैं कि अपने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है जो गुजरी अपभ्रंश से ना होकर के
नागरी अपभ्रंश से हुई है। कौन मानते हैं? एलपी तेजसीतोरी। एलपी तेजसीतोरी का नाम देवे तो ही अपन को नागरी अपभ्रंश करना है, नहीं तो अपन को गुजरी अपभ्रंश करना है। गुजरी अपभ्रंश सोरसैनी प्राकृत और पाली भाषा से हुई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति इसी से अपने हिंदी या फिर देवनागरी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अब तो समझ आ गया होगा। इसके बाद में आपको पूछ ले कि राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण कितने भागों में अपनी राजस्थानी भाषा को बांटा गया है। तो राजस्थानी भाषा को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, कौन थे ये डब्लिन आयरलैंड के थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि उन्होंने 1912 में लिखी थी, इसमें इन्होंने 5 भाग बताए राजस्थानी भाषा के। कितने भाग बताए? 5 भाग। कौन कौन से? उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। कौन कौन से? उत्तरी मारवाड़ी। और ये वेली किशन रुक्मणी जो रचना है किसने लिखी थी? वेली किशन रुक्मणी पूछे तो पृथ्वीराज राठौड़ ने। पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणी है जो उत्तरी मारवाड़ी भाषा में ही लिखा था। तो उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। आपने तो बांट दिया, हमें याद नहीं हो रहा, कैसे याद करें? तो ये डायग्राम याद रखिएगा। ये देखो धनुष के आकार का ये डायग्राम है, ये याद रखिएगा। मैम ये इससे कैसे याद होगा? तो देखो सबसे पहले उत्तर, ये दिशाएं हैं ऐसे याद रख लेना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और इनके बीच में जो आएगी उत्तर पूर्व और अपने दक्षिण पूर्व हो जाएगी। तो अपने देखे सबसे पहले उत्तर मारवाड़ी, फिर दक्षिण मारवाड़ी हो गई, इसके पूरे उत्तर पूर्वी राजस्थानी और मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी हो गई ना याद। अब आपको पूछ सकते हैं कि अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा दिए गए राजस्थानी वर्गीकरण में कौन सा शामिल है, कौन सा नहीं है। तो आपको ये 5 याद रखना है, जबकि एलपी तेजसीतोरी ने तो ओनली 2 ही दिए थे, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये डायग्राम याद रखेगा, इसे आपको याद रह जाएगा। उत्तरी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, ये इससे आपको याद रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हुए थे अपने डॉक्टर लुइजी तेसितोरी, एलपी तेसितोरी। ये कौन थे मैडम? तो ये थे अपने उदीने शहर इटली के। ये सब ये बाहर वाले ही कर रहे हैं, अपने राजस्थान वालों ने किसी ने राजस्थानी भाषा पे किया ही नहीं क्या? तो ये पहले तो सबसे पहले इन्होंने किया था, जो कि जो अब्राहम ग्रियर्सन थे वो भी आयरलैंड के थे, और वही एलपी तेसितोरी है, ये भी अपने उदीने शहर इटली से रहे। और इन्होंने क्या किया था? ये कहाँ रहते थे? अपने राजस्थान में कब आए थे? तो अपने बीकानेर के शासक थे। कौन थे? बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी, उनके दरबार में रहते थे। कौन? तो ये अपने लुइजी पियो तेसितोरी, जिन्हें एलपी तेसितोरी के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बीकानेर के शासक गंगा सिंह के दरबार में रहते थे, और जो इनकी कर्म स्थली है जो बीकानेर ही रही है, किसकी? एलपी तेसितोरी जी की। ठीक है। इन्होंने राजस्थानी भाषा के 2 भाग बताए थे। राजस्थान की भाषा को 2 भागों में वर्गीकृत किया था। कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। ये देखिए, इधर पश्चिमी और इधर पूर्वी, ऐसे याद रख लेना, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थानी। इन्होंने 2 भाग बताए एलपी तेसितोरी ने, जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कितने बताए थे? 5 भाग। इनकी पुस्तक कौन सी थी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कब लिखी थी? 1912 में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो डब्लिन आयरलैंड के। जबकि एलपी तेसितोरी जी कहाँ के थे? इटली के। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने 2 भागों में वर्गीकृत किया था राजस्थानी भाषा को, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो बीकानेर के राजा अपने गंगा सिंह के दरबार में। ठीक है। इन्होंने बताया कि राजस्थानी की उत्पत्ति है जो अपने सोरसैनी प्राकृत के नागरी अपभ्रंश से हुई है, जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या बाकी सब मानते हैं कि अपने गुजरी अपभ्रंश से हुई है, लेकिन एलपी तेसितोरी जी मानते हैं नागरी अपभ्रंश से जो अपने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। इनका स्पेशली नाम देके पूछे एलपी तेसितोरी का, तो इस नागरी अपभ्रंश करना है। ठीक है। अब आपको पूछ ले उद्योतन सूरी, ये भाई साहब कौन थे? तो इन्होंने कुवल्य माला नामक ग्रंथ की रचना की थी। किन्होंने? तो उद्योतन सूरी जी ने कुवलय माला ग्रंथ की रचना की थी। कब की थी? तो 8वीं सदी में इन्होंने ये रचना की थी। और ये किस भाषा में रचना ये की गई थी? इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, मारू गुर्जर भाषा में उद्योतन सूरी ने अपना ग्रंथ लिखा था, कुवलय माला नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें क्या है? तो इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें अपनी मरु भाषा भी शामिल है, जिसको बाद में मारवाड़ी कहा गया था। तो 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसको बाद में मारवाड़ी मरु भाषा शामिल है इसमें, जिसको बाद में मारवाड़ी कहा गया। अब अबुल फजल भाई साहब, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी। इनकी रचना है आईने अकबरी। इसमें भी इन्होंने मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया है, अपने राजस्थान की भाषा मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया है इन्होंने। अबुल फजल ने अपनी रचना आईने अकबरी में।
तो एक है अपने कवि कुशल लाभ, जो कि कहाँ के थे, ये रहने वाले अपने जैसलमेर के रहने वाले थे कवि कुशल लाभ। इन्होंने ग्रंथ लिखा था पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि ग्रंथ किसका है पूछे आपको, तो कवि कुशल लाभ का है। इन्होंने इस अपने ग्रंथ में, कवि कुशल लाभ ने भी अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया है। ठीक है, तो किस किस ने किया है, सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 भागों में बांटा था, जॉर्ज लुइजी टेसीटोरी ने 2 भागों में बांटा था, जबकि गुएलेमाला में ये बता रहे हैं कि 18 भाषाएं, उसमें से भी अपने राजस्थानी शामिल थी। अबुल फजल भी बता रहे हैं आईन अकबरी में कि मारवाड़ी का उल्लेख वो भी करते हैं। इसके अलावा कवि कुशल लाभ भी अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में बताते हैं कि राजस्थानी भाषा का ये भी उल्लेख करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा पूछ ले आपको कि राजस्थानी में भी, राजस्थान की भाषाओं की 2 शैलियां मानी जाती है। कौन सी शैली, एक है डिंगल और एक है पिंगल शैली। डिंगल शैली और पिंगल शैली अपन ऐसे याद रखना, पहले डिंगल को याद रखना और फिर पिंगल को याद रखना। डिंगल को लिखना पश्चिमी साइड में और पिंगल को लिखना पूर्वी साइड में, ताकि आपको याद रखने में आसानी होगी। क्योंकि देखो डिंगल है जो अपने पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ पे जो जिसकी रचना है पश्चिमी राजस्थान में डिंगल शैली में सर्वाधिक प्रचलित है, जो डिंगल शैली अपने पश्चिमी राजस्थान में थी, तो सर्वाधिक रचनाएं पश्चिमी राजस्थान में की गई डिंगल शैली में। ठीक है, वही अपने पूर्वी राजस्थान में पिंगल शैली है जो पूर्वी राजस्थान में, वही डिंगल शैली है जो अपने राजस्थान में। ये डिंगल शैली है ना, ये अपने चारण कवियों के द्वारा चारण साहित्य लिखा गया था। इसमें डिंगल शैली में चारण साहित्य लिखा गया था और चारण कवियों द्वारा प्रयुक्त की जाती थी, जबकि ये है जो छंदों और दोहों में प्रयुक्त की जाती थी। कौन सी, पिंगल शैली है जो। डिंगल शैली है जो मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है, यानी इसमें डिंगल शैली में जैसा अपन बोलते हैं ना वैसा का वैसा लिखते हैं। वहीं अपने पिंगल शैली में है जो ये ब्रज भाषा और ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप है। ये ब्रज भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है पूर्वी राजस्थान में, क्योंकि ब्रज क्षेत्र किसको बोलते हैं अपन, ये भरतपुर वाले क्षेत्र को बोलते हैं। ये कहाँ पे आता है, पूर्वी राजस्थान में आता है। तो यहाँ पे पिंगल शैली है, तो फिर अपने आप दिखेगा कि यहाँ पे ब्रज का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र का प्रभाव पड़ा है। ब्रज भाषा ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप है और छंदों और दोहों के रूप में रचित है, और ये भाट कवियों के द्वारा प्रयुक्त की गई थी, जबकि ये चारण कवियों के द्वारा। उदाहरण के रूप में देख लीजिएगा, डिंगल शैली में अपने सबसे प्रसिद्ध रचना कोई पूछे तो अपने हो जाएगी वेली किशन रुक्मणीरी। वेली किशन रुक्मणीरी किसने लिखी थी पूछे आपको, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। इसके अलावा कवि बांकीदास ने लिखा था कुकवि बतीसी। कुकवि बतीसी किसने लिखा था, तो अपने हो जाएगा कवि बांकीदास ने कुकवि बतीसी में, अपने ग्रंथ कुकवि बतीसी में सबसे पहले डिंगल शब्द का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम डिंगल शब्द का प्रयोग किसमें मिलता है अपन को, कुकवि बतीसी ग्रंथ में, जो कि किसका है, बांकीदास जी का। ठीक है, इसके अलावा मूणोत नैण श्री ख्यात, इसके अलावा बांकीदिया श्री ख्यात और वेली किशन रुक्मणीरी, ये सब है जो अपने किस शैली में लिखी गई थी, डिंगल शैली में। आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है वेली किशन रुक्मणीरी है जो किस शैली में लिखी गई, तो डिंगल शैली में, क्योंकि ये पश्चिमी साइड में लिखा है मैंने, यानी कि पश्चिम में ये शैली प्रयुक्त होती थी, डिंगल शैली, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद में पिंगल शैली पूर्वी राजस्थान में, जो कि छंद और दोह के रूप में रचित है। इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, और ब्रज भाषा और ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप है ये, और भाट कवियों के द्वारा प्रयोग की गई थी। और आपको उसके उदाहरण पूछ ले तो पृथ्वीराज रासो जो किसने लिखा था, चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासो में उनके शब्द भेदी बाण का भी जिक्र किया है। पृथ्वीराज रासो है, और अचलदास खिंचीरी वचने का, और इसके अलावा विसल देव रासो, ये सब है जो किसके, पिंगल शैली के उदाहरण है। ठीक है, तो अपन ने चर्चा कर ली है आज फैक्ट की सामान्य जानकारी की राजस्थानी भाषा और बोलियों में। कल अपन एक एक बोली पर उनकी कौन कौन सी उपबोलियां हैं और उनके जो डिटेल में चर्चा करेंगे, सब एक एक बोली को लेकर के। अगर आपको क्लास कैसी लगे, अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड हो जाती है। और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और वहां पे आपको टॉपिक कंप्लीट होता ही, हर क्लास की नहीं मिलेगी, रोजाना नहीं मिलेगी, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना तब उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि साथ में रहेगी तो आपको रिविजन में भी आसानी होगी, क्योंकि आप अभी क्लास देख लोगे और 2-3 दिन बाद जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप उसके साथ में वापस रिवीजन कर लेना। एक बार जब पीडीएफ आए तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी अभी नजदीक है।
तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में, बाकी बची बोलियों को डिटेल में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।